Assalamu alaikum viewer, my name is Professor Akil Mahfouz and welcome to the Shining Star Education Forum. Today we are going to discuss the lecture 2 of the chapter number 7, that is related to organic chemistry, second year chemistry, important and resource and sources of organic compound. First thing is that importance में आप अगर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, लॉट ऑफ जो अदर थिंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो तकरीबन जो हैं वो ऑर्गेनिक नेचर की हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट सोर्स भी हैं। जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का सोर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक नेचर के हैं। इसलिए तमाम फूड का सोर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोथिंग, जितने भी हम आज क्लोथिंग पहनते हैं, इनमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर के आपस में सेल लिंकिंग जो कैपेबिलिटी है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये सारे के सारे गुड फाइबर जो हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, क्योंकि तकरीबन सेलुलोज से बने होते हैं या अदर हायर मॉडिफाइड जो फाइबर से बने होते हैं। पेंट्स जो हैं ये तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। प्रिजर्वेटिव से मुराद ये है जिस तरह से कोई बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स हो गए, जर्म किलर हो गए, ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। इवन के बहुत सारे सब्सटेंसेस को, स्पेसिमन को प्रिजर्व करने के लिए लैब्स में हम इथेनॉल वगैरह या अदर सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक नेचर के। फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक नेचर के हैं। हमने वाइटल फोर्स थ्योरी में ये देखा गया, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कॉस्मेटिक्स जो लेडीज़ यूज़ करती हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज। और अगर सोर्सेज देखें तो सोर्सेज में आगे जो सोर्सेज हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं, उनमें है कोल एंड नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। कोल है, नेचुरल गैस है और उसके बाद है पेट्रोलियम। अब सबसे पहले कोल की बात करें तो कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर 500 मिलियन ईयर अगो, मतलब 500 मिलियन साल पहले, अगर प्लांट्स के डेड जो रिमेन्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में बरीड हो जाएं और 3 डिफरेंट चीज़ें इम्प्लाई हों। पहली बात वेरी हाई प्रेशर, दूसरी बात वेरी हाई टेम्परेचर और तीसरी बात जो है वो बैक्टीरियल एक्शन। ये 3 बातें होती हैं तो वुड जो है वो कोल में चेंज होती है। तो वुड जो है वो कोल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वुड है, वुड से हमारे पास पीट बनता है और यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होगा और हाई प्रेशर होगा। पीट से फिर लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट में हाई प्रेशर केमिकल एक्शन है। लिग्नाइट से बिटुमिनस बनता है, बिटुमिनस, और आखिर में हमारे पास इससे एंथ्रासाइट बनता है, एंथ्रासाइट। अब अगर ये देखें, वुड जो है इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। पीट पे कार्बन कंटेंट उससे ज़्यादा, लिग्नाइट में उससे ज़्यादा, बिटुमिनस में उससे ज़्यादा, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा। यहाँ 20 to 40% कार्बन कंटेंट होता है और यहाँ से 40 to 60, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और यहाँ पे तकरीबन 90% से भी अबव कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है जी कि कोल से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, कोल किन किन चीज़ों का सोर्स हो सकता है। अगर कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें या कार्बनाइजेशन करें, क्या करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें या कार्बनाइजेशन करें, तो हमारे पास कोल से कोल तार प्रोड्यूस होता है, कोल प्रोड्यूस होता है और कोल गैस प्रोड्यूस होती है। कोल गैस, कोल तार और कोक प्रोड्यूस होता है। और हमारा जो कंट्री है इसमें ओवरऑल जो कोल के रिसोर्सेज हैं वो 184 बिलियन टन जो हैं ये कोल के रिसोर्सेज हैं। और इनमें से जो 80% जो कोल के रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर पट्टू में जो है वो ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं और बहुत स्मॉल पर्पस जो है वो हाउस होल्ड यूज़ किया जाता है। और हमारी अथॉरिटीज़ ये सोच रही हैं कि कोल को यूज़ करके जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, मगर इसका सबसे बड़ा नुकसानदेह ये है
कि इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सल्फर के कंपाउंड जो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ठीक है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे NWFPO है, सिंध कोल गैस अथॉरिटी है, ये सारे इसलिए कॉन्शियस हैं कि इस चीज़ के ऊपर वर्क किया जाए, मगर हाथ तरफा वर्क नहीं हो रहा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कार्बनाइजेशन एंड व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब कार्बनाइजेशन क्या है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। Carbonization is a process in which a solid substance is heated at a very high temperature, about 500 to 1000 centigrade, to produce to change into its constituent substance or separate the constituent substance of that particular substance। तो अगर आ जाए कि एग्जाम्पल से जस्टिफाई कैसे करना है जी, क्या आप ये कहेंगे जब हम कोल लें उसको 500 टू 1000 सेंटीग्रेड तक हीट करें तो कोल से जो कंस्टिट्यूएंट प्रोड्यूस होंगे वो कोक होगा, कोल गैस होगी और कोल तार होंगी, ये तीन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट प्रोड्यूस होंगे। तो जो कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसमें पहले डिफाइन करना है और फिर आपने एग्जाम्पल ऑफ कोल से जस्टिफाई करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम नेचुरल गैस पे जाएंगे। जो नेचुरल गैस है वो ज़्यादातर जो है वो मीथेन है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है ये जनरली मीथेन है। जहाँ कहीं पेट्रोलियम या कोल वगैरह के रिसोर्सेज होते हैं, जनरली पेट्रोल के रिसोर्सेज होते हैं, तो वेरी जो फर्स्ट टॉप के ऊपर जो चीज़ होती है वो नेचुरल गैस होती है। और नेचुरल गैस के जो सबसे ज़्यादा यूज़ हैं या डोमेस्टिक यूज़ है, आप इस्लामाबाद चले जाएँ या पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे आप देखेंगे इवन कि आपके घरों में भी जो है वो लिक्विड प्रोपेन बचती है, बाकी जो है वो कंप्रेस नेचुरल गैस आती है। और उसके अलावा इसका जो अदर पर्पज ये है कि इंडस्ट्रियल जो है पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे गैस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ओके, आगे जो अब हमारा टॉपिक है वो है इट इज़ रिलेटेड टू द पेट्रोलियम। तो नेक्स्ट थिंग से पहले हमने कोल को डिस्कस किया, नेचुरल गैस, और थर्ड जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोलियम है, अगर एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स हैं वो सेवरल थाउजेंड ईयर तक अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर बरिड रहे हैं, तो तब जो चीज़ हायर जो प्रेशर और स्लो केमिकल रिएक्शन से जो चीज़ बनती है दैट इज़ अ पेट्रोलियम। अब जनरली क्या होता है कि सी लाइफ के अंदर बहुत सारे एनिमल, जो सी मेराइन लाइफ है उसमें बहुत सारे एनिमल डेड हो जाते हैं। फिशेस, बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं, वो बॉटम ऑफ द सी बैठती हैं और वेव जब चलती हैं तो वो जो बॉटम ऑफ सी में जितना भी एनिमल स्क्रैप होता है उसके ऊपर जो है वो सैंड की लेयर बन जाती है, और सेवरल थाउजेंड ईयर तक वो जब बर्ड रहते हैं तो वो पेट्रोल वगैरह में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपका नॉलेज में हो तो बहुत सारे जो ऑयल रिफाइन, जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो ऑयल निकालती हैं वो समुद्र में से ऑयल निकालती हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे एनिमल्स के डेड रिमेन्स बरीड हो जाते हैं डीप इन टू द सी। अब यहाँ से आता है जी कि जब अर्थ क्रस्ट से हमारे पास पेट्रोलियम निकलता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल निकलता है। तो क्रूड ऑयल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रूड ऑयल जो है ये ब्लैकिश कलर का ऑयल होता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जिस्ट करता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? वो वाली रॉक्स जिनके अंदर डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स जो हैं बॉटम ऑफ द सी में होते हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब ब्लैकिश सेडिमेंट्री रॉक्स से निकलने वाले सब्सटेंस क्रूड ऑयल कहते हैं। और क्रूड ऑयल के अंदर सिर्फ नॉर्मल ऑयल नहीं होता, बल्कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यहाँ से एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोल को इलादा कैसे करते हैं, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो क्वेश्चन भी है व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले सेपरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है हर एक अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट होगा, और आगे हमने कॉलम बनाए होते हैं और उनको हम कंडेंस करके दोबारा से
प्योर स्टेट में ले आते हैं। अब जो हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की ऑयल रिफाइनरी एक तो हमारे पास रावलपिंडी मोरगा में है, एक अटल ऑयल रिफाइनरी है, और उसके अलावा मोहम्मद कोट में ऑयल रिफाइनरी है। ये छोटी छोटी सी ऑयल रिफाइनरी है, इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी नहीं है जिस तरह से डिफरेंट जो अदर डेवलप कंट्री हैं जैसे सऊदी अरेबिया और अदर कुवैत वगैरह में ऑयल रिफाइनरी जैसे हाई-फाई हैं। तो अब जो पेट्रोल निकलता है इसमें डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे टॉप के ऊपर नेचुरल गैस होती है, और उसके बाद जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से होते हैं, और फिर हम उनको सेपरेट करके मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस को अलग कर लेते हैं। जो पीछे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में उन तमाम सब्सटेंसेस में कार्बन नंबर और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं उनको इंडिकेट किया गया है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, ताकि हमारी जो कोई भी वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।